हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? पढ़ाई हो रही है आपकी कि नहीं हो रही है? रही है। आज मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रिज्म पढ़ाऊंगा। प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक चीज है इसमें समझना कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म क्या है? जैसे कि आपने लेंस पढ़ा हुआ था कि दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए आकृति को, समान पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। इसी प्रकार से किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समान पारदर्शी माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म की आकृति मैंने यहां बनाई हुई है। इस तरीके से देखिए, एक PQMN और PQRS दो समतल पृष्ठ हैं। ये किसी कोण एंगल A पर एक दूसरे से झुके हुए हैं। बीच में इसके अंदर कांच है। तो इस तरीके के पारदर्शी माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये ऊपर की ओर है, यानी तीन समतल पृष्ठ होते हैं और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे दो त्रिभुजाकार होते हैं और तीन साइड में समतल पृष्ठ होते हैं, वो आयताकार होते हैं। जो आयताकार पृष्ठ होते हैं दोनों साइड में, जैसे PQRS तथा PQMN, ये दो पृष्ठ है PQRS साइड में। जैसे ये त्रिभुज बना लेते हैं एक हाथ से, जैसे इस तरीके से, एक ये तो इधर वाला, इधर वाला, एक इधर वाला, तीन पृष्ठ हो गए। इसमें एक साइड वाला पृष्ठ और ये दूसरी साइड वाला पृष्ठ, इनसे अपवर्तन होता है। इस पर प्रकाश की किरण गिरती है, इससे निकलती है दूसरे पृष्ठ से, या इधर से गिरेगी तो इधर से निकलेगी। तो इन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस प्रिज्म में आपके PQRS और PQMN ये अपवर्तक पृष्ठ हैं, क्योंकि इन पर एक साइड से प्रकाश की किरण गिरती है और दूसरे साइड से अपवर्तन के पश्चात निकलती है, या इधर से गिरेगी तो इधर से निकलेगी। ठीक है ना। ये दोनों पृष्ठ जिस कोण पर झुके हुए होते हैं, एंगल SPM या एंगल RAM जो दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का कोण एक तरीके से मान लीजिए, इस कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। और PQ जो इनके बीच में जो लाइन मिली होती है, दोनों पृष्ठों को मिलाती है, PQ लाइन को अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी कि PQRS PQMN जिन पर की रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, उन पृष्ठों को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। इन दोनों सरफेस के बीच बने हुए एंगल को हम रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं, और इन दोनों सरफेसों को मिलाने वाली लाइन को हम रिफ्रैक्टिव कोण कहते हैं। अब इन पर जब प्रकाश का आपतन होता है, एक सरफेस पर प्रकाश गिरता है, तो इसके अंदर इसको हम एक पृष्ठ मान लेते हैं। मान लीजिए किसी पृष्ठ द्वारा इसको कट किया जाए तो जो समतल पृष्ठ प्राप्त होगा उसे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। मुख्य परिच्छेद। अगर इसको ऐसे कट, जैसे ये प्रिज्म है, इसको यहां से कट कर दिया जाए तो ये सरफेस जो ट्रायंगुलर सरफेस मिलेगा उसे हम इसका मुख्य परिच्छेद कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये है आपका प्रिज्म। अब प्रिज्म द्वारा किस तरीके से अपवर्तन होता है इसका हम प्रोसेस एक इसके पृष्ठ के जो मुख्य परिच्छेद होगा उसके द्वारा इसकी हम गणना करेंगे। तो सबसे पहली चीज है, मान लीजिए इसका मुख्य परिच्छेद ये है, मान लीजिए प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC है, यानी इसको कट करेंगे जो ट्रायंगुलर सरफेस दिखाई देगा उसे हम मुख्य परिच्छेद कहते हैं। अब इस पर किसी कोण पर एक किरण आपतित होती है
इसके लिए हम यहाँ पर हम परपेंडिकुलर खींच लेंगे। तो ये क्योंकि अंदर प्रिज्म का मतलब लेंस का और प्रिज्म का पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक बाहर से ज्यादा है, तो इसके अंदर ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और यहां पर हम इसका अभिलंब खींच लेंगे तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि प्रिज्म के पदार्थ से बाहर हवा में निकल रही है, तो इस तरीके से ये किरण बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं, इसको निर्गत किरण कहते हैं और ये अभिलंब होता है। ये कोण ए है, ये आपका पी क्यू आर एस, ये प्रिज्म की किरण है। इसका दो बार दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होता है, एक पृष्ठ ए बी पर और एक पृष्ठ ए सी पर। अब मान लीजिए ये कोण आई है, I1 है, ये अपवर्तक कोण होगा इसमें R1, इसमें ये अपवर्तक कोण R2 है और ये आपका निर्गत कोण I2 है। अब इन किरणों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण, इनके बीच में कुछ कोण बनता है। यहां पर I1 और R1 जो इनके बीच में एंगल है वो डेल्टा 1 है और यहां पर इसका डेल्टा 2 है। अब यहां से समझ लीजिए आप कि सबसे पहली चीज इस जो प्रिज्म है इसके अंदर क्या होती है। पहला चीज है प्रिज्म द्वारा विचलन का विचलन कोण, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण क्या होता है? प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर आपतित किरण और दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण के बीच बने हुए कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण PQ है, निर्गत किरण RS है, इनके बीच बना हुआ जो कोण है आगे बढ़ाने पर वो डेल्टा है, इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये कोण है इसलिए इसका मात्रक रेडियन होता है। अब ये जो विचलन कोण है वो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 यानी दोनों किरणों के विचलन के योग के बराबर होता है, क्योंकि डेल्टा इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये एंगल पॉइंट E है और ये PQRS, तो ये वाला डेल्टा इस त्रिभुज में इसका बहिष्कोण है, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। लेकिन इन दोनों से हम देखते हैं I1 के बराबर R1 प्लस डेल्टा 1 है, I2 के बराबर R2 प्लस डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1 और डेल्टा 2 इज इक्वल टू I2 माइनस R2, अतः डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये होती है आपकी इसकी कंडीशन कि विचलन कोण का मान कितना होगा। अब ये विचलन कोण निर्भर करता है कि इसका जो एंगल है इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने कितने हैं, इसके आधार पर डेल्टा का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि चतुर्भुज AQER में, चतुर्भुज AQER में ये चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योग 180 अंश होगा। एंगल QAR प्लस एंगल AQE प्लस एंगल QER प्लस एंगल ERA बराबर 360 डिग्री, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का 360 अंश होता है। अब एंगल A, ये एंगल A है QAR प्लस ये 90 डिग्री का है प्लस QER हमें पता नहीं है, एंगल E
प्लस ये वाला भी 90 डिग्री का है बराबर 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर 360 डिग्री नंबर 1 हो गया। अब हम देखते हैं ट्राइंगल क्यू ई आर में, ये त्रिभुज है तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है तो एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। अगर हम समीकरण 1 तथा 2 से देखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से ये 360 है, 360 क्यों 180 हो गया, ये दोनों बराबर हैं तो एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री। एंगल ई की वैल्यू 180 माइनस R1 प्लस R2। तो हमारे पास एंगल ई की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए आ जाएगा। ये मान इस समीकरण में रख देते हैं तो डेल्टा का मान जो आएगा I1 प्लस I2 माइनस ए, ये आ जाता है आपका डेल्टा का मान। ए यहाँ पर प्रिज्म कोण है, I1 और I2 आपतन कोण और निर्गत कोण है। इसके द्वारा हम ये विचलन कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि विचलन कोण और आपतन कोण में किस तरीके से किस किस कोण पर कोण बढ़ाया जाए तो ये विचलन कोण का मान कम और ज्यादा होता है। इसके लिए हम अभी डेरिवेशन देखते हैं और उसको बताते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिज्म में आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में क्या संबंध है। आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में क्या ग्राफ आता है तो देखिए हमने डेल्टा और आई के बीच ग्राफ खींचा हुआ है। ये आपके कोर्स में प्रैक्टिकल भी है, आपको प्रैक्टिकल भी करना है। तो पहले जैसे जैसे आई का मान बढ़ता जाता है डेल्टा का मान घटता जाता है, यानी विचलन कोण का मान घटता जाता है और एक निश्चित न्यूनतम मान पर आई डेल्टा का मान न्यूनतम होता है। उसके बाद जैसे जैसे आई का मान बढ़ता है और फिर डेल्टा का मान बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है कि एक आई के न्यूनतम मान पर डेल्टा का मान न्यूनतम होता है। इस डेल्टा के मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि वह आपतन कोण जब विचलन कोण का मान अधिकतम होता है, यानी वह विचलन कोण जब विचलन कोण का मान न्यूनतम है, प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण का मान न्यूनतम है, उस न्यूनतम मान को हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से लिखते हैं, अल्पतम विचलन कोण। इसे हम डेल्टा एम से लिखते हैं। इस स्थिति में कुछ कंडीशंस होती हैं जब विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा। पहली बात तो यह है, इस कंडीशन में I1 बराबर I2, यानी आपतन कोण और निर्गत कोण के मान बराबर होंगे। ध्यान दें, इस स्थिति में जब विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा, यानी अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आपतन प्रिज्म के आपतन कोण और निर्गत कोण का मान बराबर होगा। सेकंड कंडीशन, जो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण आधार के समांतर होगी। अपवर्तित किरण आधार के समांतर होगी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि जब विचलन कोण की स्थिति न्यूनतम होती है, अल्पतम विचलन कोण होता है, उस अवस्था में आपतन कोण और निर्गत कोण प्रिज्म द्वारा बराबर होते हैं और प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण यानी क्यूआर किरण आधार बीसी के समांतर होती है। इस स्थिति में थर्ड कंडीशन ये भी है कि अंदर प्रिज्म के R1 और R2 के मान भी बराबर होंगे। तो R के बराबर होंगे, यानी अपवर्तित कोण के मान भी बराबर होंगे। ये होती है प्रिज्म में आपतन कोण और विचलन कोण की स्थिति
किस तरीके से इनके बीच में ग्राफ बनता है और इनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। आप आपतित कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं, अपवर्तित कोण प्रिज्म के अंदर दोनों बराबर होते हैं, और प्रिज्म के अंदर जो निर्गत अपवर्तित किरण है वो आधार BC के समांतर होती है। अब हम करते हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है कि जो फॉर्मूला निकल के आएगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक, इसमें से प्रिज्म कोण और डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण के आधार पर किस तरीके से ड्राइव करेंगे वो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। पीछे अभी मैंने आपको ड्राइव किया था कि डेल्टा का मान जो होता है, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A होता है। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, डेल्टा है ये, डेल्टा M इज इक्वल टू I प्लस I माइनस A, क्योंकि I1 बराबर I2 बराबर I होता है अल्पतम विचलन की स्थिति में, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा डेल्टा M प्लस A अपॉन 2 बराबर I बराबर एंगल I नंबर 1 आ गया। ये I का मान आ गया डेल्टा M प्लस A अपॉन 2। इसके अलावा एक और डेरिवेशन मैंने कराया था तुम्हें इससे पहले कि R1 प्लस R2 बराबर A। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में R1 बराबर R2 बराबर R होंगे, अंदर भी अपवर्तन कोण बराबर होंगे, तो R प्लस R बराबर A, 2R बराबर A और R बराबर A अपॉन 2। ये दूसरी कंडीशन है। अभी जो मैंने विचलन कोण के लिए बताया था उस हिसाब से मैंने दोनों बता दिए। I का मान ये आ गया, R का मान ये आ गया। अब स्नेल के नियम से हम जानते हैं, स्नेल के नियम से अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन I बटे साइन R। ये हो जाएगा आपका साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। ये आपका प्रिज्म का सूत्र आ गया। ये आ गया आपके प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। यहाँ पर A प्रिज्म कोण है, डेल्टा M अल्पतम विचलन कोण है और एंगल A प्रिज्म कोण है, n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब यदि प्रिज्म बहुत पतला है, यानी A का मान बहुत कम है, तो n बराबर हो जाएगा आपका A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन A अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो यहां से निकल के आएगा डेल्टा M बराबर n माइनस 1 इंटू A। ये आ गया आपका पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, डेल्टा M बराबर n माइनस 1 इंटू A। डेल्टा M अल्पतम विचलन कोण है, n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। इस डेरिवेशन को आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और समझ लीजिए। बच्चों अगला टॉपिक है आपका प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के द्वारा किस तरीके से प्रकाश का डिस्पर्शन होता है, प्रक्षेपण होता है, उसे हम आप समझेंगे कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण
साधारण प्रकाश की किरण यानी श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, अलग अलग रंग अलग अलग बिंदुओं पर दिखाई देते हैं। इस घटना को परिक्षेपण अथवा डिस्पर्शन कहते हैं। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है ना। कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है, प्रिज्म के पृष्ठ पर डाली जाती है, तो यह अपवर्तन के पश्चात अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अपने अवयवी जो जो उसके अंदर रंग होते हैं, हम जानते हैं 7 कलर होते हैं, इस घटना को हम प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं प्रिज्म के द्वारा। ये जो कलर होते हैं वो 7 कलर होते हैं जिनको विव ग्योर के द्वारा हम जानते हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे विव ग्योर। याद करने का तरीका है ये VIVGYOR। हिंदी में इसको वे यानी हपी नाला से याद करते हैं और इसके जो नाम है वो बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर होते हैं। 7 कलर में लाल का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। यानी बैंगनी रंग सबसे नीचे दिखाई देता है और लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसका एक कारण होता है, उसे आप समझ लीजिए। वर्ण विक्षेपण होता क्यों है? श्वेत प्रकाश की तरह ही क्यों नहीं निकलता? ये 7 कलर में क्यों विभक्त हो जाता है? इसका कारण है, हम जानते हैं कि प्रत्येक कलर की तरंगदैर्घ्य सबकी अलग अलग होती है। प्रत्येक कलर की रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है और तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण कांच का अपवर्तनांक अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है 10 प्रकाश में, इसलिए इसका विचलन अधिक, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। अतः सूत्र डेल्टा बराबर n-1 से इसका जो अपवर्तनांक है उसका अधिक है, इसका कम है, इसलिए बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसे हम श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।